क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स पेडागोजी पे चल रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पोल में आप आंसर करेंगे। ओहो और 4-5 लोगों मिल गए आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू। अब मुझे लगता है कि आपके 25 स्कोर हो जाने चाहिए। वो नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स 25 प्लस स्कोर कम से कम बोल रही हूँ मैं, 30 भी आएगा जिन लोगों ने थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग पोल में देंगे। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी जो बाल विकास है वो किन पक्षों में विभाजित किया गया है। पक्षों का मतलब यहाँ डोमेन्स की जगह टाइप्स भी लिख सकता था। वर्ड्स से खेला जाएगा पेपर में, वर्ड्स को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, यानी मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल। साइकोलॉजिकल कोई पक्ष नहीं होता, सोशल होता है, इमोशनल होता है, मोटर भी होता है, लेकिन ये हट गया। फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल कोई पक्ष नहीं होता। फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल, हाँ ये चारों पक्ष हैं। फिर भी देखेंगे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं होता, फिजियोलॉजिकल को चलो आप फिजिकल मान लेंगे, सोशल एंड इमोशनल। तो यानी तीनों में ही कुछ ना कुछ एक बड़ी फंडामेंटल गड़बड़ है कि भाई आध्यात्मिक पक्ष हमने नहीं पढ़ा विकास में कुछ भी, है ना। विकास का आध्यात्मिक पक्ष हमने नहीं पढ़ा। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पक्ष भी हमने नहीं पढ़ा, कॉग्निटिव से ही जुड़ जाएगा अगर कहीं एग्जिस्ट करेगा भी तो। दूसरा हमने क्या नहीं पढ़ा, अगेन ये साइकोलॉजिकल पक्ष नहीं पढ़ा। तो एक ही उत्तर यहाँ सही बचता है। जनरली हम पढ़ते हैं विकास के 4 प्रकार हैं। निमोनिक है PCSE, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है बात। तो ये जो 4 प्रकार है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इसमें हमें यहाँ फिजिकल मिल गया, कॉग्निटिव मिल गया, मोटर भी लेकिन है। मेजर प्रकार हैं वो 4 विकास के। इसका मतलब ये नहीं कि मोटर डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट टाइप नहीं है, टाइप तो है ही। तो इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो कि सही है वो सी ऑप्शन है। इस बात को आप जान लीजिए। एक बार 1 मिनट देखिए, इसको क्लियर करते हैं ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। विकास के 4 पक्ष हैं जो मेजर टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, जो मुख्य प्रकार हैं वो है मेजर डोमेन्स आपके डेवलपमेंट के 4। PCSE से मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपकी शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक है, जो जिससे आप याद रख सकते हैं। PCS सबने सुना है। PCS में E और लगाना है, तो ये आपके 4 प्रकार बन जाते हैं। विकास के मुख्य प्रकार ये PCSE हैं, ठीक। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें पता है विकास के 4 प्रकार हैं, जिसमें हमको पता है फिजिकल है, और इनका क्रम भी ऐसे वर्क करता है। फिजिकल यानी शारीरिक, फिर C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल, ठीक है जी। अब बाकी की भी टाइप आपने सुने हैं। आपने मोटर डेवलपमेंट भी सुना है, आपने मॉरल डेवलपमेंट भी सुना है ना। इमोशनल तो आ ही गया है यहाँ पे। तो ये कहाँ आएंगे, या लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रकार है विकास का। तो वो सारे प्रकार हैं, बट मुख्य प्रकार 4 हैं। अदरवाइज तो ऐसे छोटे छोटे प्रकार फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगर हमें समझना है तो हम यहाँ ये समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ होता है मोटर डेवलपमेंट, यानी आपके शारीरिक विकास से ही गत्यात्मक विकास जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ये मैंने नोट्स में भी इसी तरह से बताया है, ठीक। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, संज्ञान यानी आपके दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी और सैकड़ों ऐसी ही चीजें। तो मेंटल स्किल्स, अब जो भी दिमाग से जुड़ा हुआ विकास है, और लैंग्वेज कहाँ है, वो भी दिमाग से ही जुड़ी हुई है भाई। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी किससे, संज्ञान से जुड़ गया, ठीक। तो मोटर डेवलपमेंट यहां आ गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहां आ गया, सोशल से ही जुड़ा हुआ। मानिए सोसाइटी ही नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो सब सही है और सब गलत है। मतलब फिर सही गलत की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक तरह से देखा जाए तो। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास आपका सोशल से जुड़ा हुआ है, क्लियर है बात। इमोशनल डेवलपमेंट तो है ही अपने आप में। तो ये जो बाकी के 3 प्रकार निकल करके आए, या और भी ऐसे प्रकार अगर निकल करके आते हैं, वैसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी मन या दिमाग से संबंधित होगा वो कॉग्निटिव में ही आ जाएगा ना, ठीक है ना बात। तो मोटर डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है और मॉरल डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, ये आप कंफ्यूज करने के लिए हमेशा से दिया जाता रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है।
विकास के प्रकार में नहीं आता, ये होता होगा या होता है अगर हम कहें, और साइकोलॉजिकल जैसा भी मनोवैज्ञानिक पक्ष भी विकास का कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये दोनों आपको भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्टर्स हैं, है ना। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो क्लियर है बात। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल यानी सामाजिक से नैतिक विकास जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इससे ही भाषा का विकास जुड़ा हुआ है। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, इससे ही मोटर यानी गत्यात्मक, गति करना, दौड़ना, भागना। शारीरिक विकास क्या है? शरीर का विकास हुआ है। गति का विकास इसी से संबंधित होगा फिर। ठीक है जी, क्लियर बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा हुआ है, घबराना नहीं है आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और आंसर कीजिएगा पोल में। ठीक, ये शाम वाले सेशन से 9 बजे डेली आप लाइव आएंगे अगर, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो रही है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस हो रही है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फोन की स्क्रीन में, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन देना है आपको। तो उस केस में कहीं से भी नुकसान नहीं है आपका, कि ये जो प्रॉपर एनालिसिस है वो हो पा रहा है, जो कि आवश्यक है। ठीक है, वाह बहुत ही बढ़िया। बैंड ही बज गई, इलेक्ट्रिक कट हुआ है, और जिसके कारण हम इंतजार करेंगे कि शायद 1-2 मिनट में अगर इलेक्ट्रिसिटी वापस आए। अब बस यही बाकी रह गया था। खैर कोई नहीं, देखते हैं, 1 आध मिनट वेट करते हैं, तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। यस, आ गई है वापस से इलेक्ट्रिसिटी आपकी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, मतलब सारे मज़े इनको 9 बजे ही लेने हैं। बताओ यार जाके ये गवर्नमेंट को कि भैया पढ़ने दिया करो, हमें बिजली दे दिया करो इस समय। देखिएगा ये कनेक्शन आई थिंक हटा दिया, इन्वर्टर से था इसका कनेक्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, बिना क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं 86% लोग। ए कह रहे हैं, 86% लोग कह रहे हैं ए है। ये मैक्स सबका सही प्रमोशन हो रहा है। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 86% लोग कह रहे हैं जी ए है आंसर। चलिए समझते हैं, देखेंगे। आज हो जाओगे ऑन या फिर आरती उतारे हैं? हो रहे हैं भाई साहब, अभी थोड़े स्लो चलते हैं, कोई बात नहीं। इनका साबुन स्लो है, हमारे बोर्ड का थोड़ा समय लगेगा, वो अचानक से बंद हो गया था ना। देखिएगा ए कह रहे हैं 86% लोग। मैम क्या नहीं हो रहा? प्रिंट कॉपी नहीं हो रहा? क्या क्या बेचना है क्या मार्केट में जाके? रुको 1 मिनट, लेट मी सी। प्रिंट हो जाएगा अगर आप नाम चेंज कर देंगे पीडीएफ का। उसके लिए भी मैं एक बार टीम से बात करके आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगी। एक नई कॉपी मैं आपको दूंगी जल्दी ही नोट्स की, और उसमें आप फिर आपके सारे काम हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर थे हम, और 86% लोग ए आंसर दे भी रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 86% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। Which of the following principle states that development proceeds directionally from head to foot? अब ये आपके पेपर वालों की ही गलती है, ये प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक बना दिया इन्होंने। ठीक है, सिद्धांत की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है? सिर से पैर की ओर की दिशा जो है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आता है आपके मोटर डेवलपमेंट से ही संबंधित है एक तरह से, या फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो अगर हम बात करें, दे देंगे जी ईवीएस के नोट्स भी, अगर हम बात करें तो हेड टू फुट यानी लॉन्गिट्यूडिनल भी लिख सकता था इसको, हेड टू फुट की जगह, शब्दों का खेल है बस। ठीक है, हेड टू फुट यानी सिर से पैर की ओर, या लंबवत विकास की दिशा अगर आपसे पूछ ले लॉन्गिट्यूडिनल, तो आपको पता है ये सेफेलोकॉर्डल की ही बात हो रही है। सेफेल मतलब खोपड़ी, हेड, कॉर्डल मतलब नीचे, कॉर्ड से नीचे जाते हुए। तो सिरोध पदोन्मुखी इसको हम कहते हैं, शीर्षगामी भी कह देते हैं, हेड टू फुट। इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर 88% नहीं, इसमें 95% सही होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है नियर टू फार यानी सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार यानी केंद्र से दूर, अधोगामी कहलाता है। ठीक, बाकी दोनों हमारे काम के नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ेंगे जवाब देंगे पोल में। देखिएगा, एक बच्चा है राघव, एक बच्चा है राघव आपके जैसा छोटा सा बच्चा है। कोई कह रहा होगा हमारे तो खुद के बच्चे हैं, हमारे जैसा छोटा बच्चा कैसे? चलिएगा, खैर देखिएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदी का पेडागोजी बहुत गलत हो रहा है, ईवीएस और हिंदी का। विनीता कह रहे हैं, विनीता निकालेंगे, हम करते हैं कुछ प्रबंध, डोंट वरी। आप शर्ट पंजाब से लेकर गए थे क्या? नहीं यार, यहीं से लिया था, साउथ दिल्ली से। देखिएगा, अगर हम बात करें, फील आ रहा है पंजाब वाला। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समझेंगे। एज एन इन्फेंट राघव, यानी एक इन्फेंट है, दूध पीता बच्चा है, या फिर हम कहेंगे जन्म से 2 वर्ष की उम्र का बच्चा है राघव,
वॉज डेप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन, यानी बच्चा जब छोटा था तो उसको प्यार नहीं मिला, घर वालों ने एकदम दिल से नहीं लगाया, ठीक। कई लोगों को अपनी कहानी याद आ गई होगी। इन हिज लेट चाइल्डहुड, जब उसका लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष का समय आया, जब वो बड़ा हुआ थोड़ा, ही फाउंड कंसिडरेट टीचर्स। कंसिडरेट मतलब चिंतनशील, जो आपके लिए चिंता करें, जो आपका ध्यान रखें, जो आपकी केयर करें, तो ऐसे टीचर्स उसको मिले। येट ही हैज इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल एंड लैक्स करेज टू टेक रिस्क्स, यानी फिर भी उसको अच्छे टीचर्स मिले, कंसिडरेट टीचर्स मिले, चिंतनशील अध्यापक मिले, संवेदनशील मिले, फिर भी उसको मुश्किल होती है ट्रस्ट करने में। लोगों को ट्रस्ट करना उसके लिए बड़ी बात है। उसको लगता है कि लोग जो हैं ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे, और रिस्क लेने में भी उसके करेज में कमी है, यानी वो लैक करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, के जीवन में रिस्क ना लें, एकदम सेफ चलें, ऐसी सी उसकी सोच है। विच इशू ऑफ डेवलपमेंट एप्टली डिस्क्राइब राघव्स केस। जिन लोगों ने एरिक्सन पढ़ा है हमारे साथ, उनको पता है कि एरिक्सन की ये कौन सी कहानी है। बचपन से ही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है वो आगे फॉलो कर रही है, प्रिवेलेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही अगर आपको वो प्यार, वो कदर नहीं मिली, तो बाद में आप भी किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी, है ना। ये दूध का जला हुआ छाछ फूंक फूंक के पीने वाली बात है। ये ट्यूटोरियल, चलिए ठीक है, बताइए एक बार फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। मतलब राघव जो कि जब शिशु था उसे माता पिता ने स्नेह से वंचित रखा, और बच्चे को प्यार चाहिए होता है। बाल्यावस्था उसको लव वॉमिथ सब चाहिए। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे संवेदनशील अध्यापक तो मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में और जोखिम लेने में दिक्कत होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है डेवलपमेंट का, या कौन सा इशू है ये? कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा है पियाजे और वाइगोस्की वाला। पियाजे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, क्योंकि स्टेजेस में ब्रेक हो करके चलेगा, और वाइगोस्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं विकास सतत होता है, कुछ मानते हैं असतत होता है या कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो ये वो वाली तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फिर आता है अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशूज। ये बात यहाँ सही लग रही है कि आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, ये भी अपने आप में मनोविज्ञान में एक डिबेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो शुरुआत के साल हैं आपके जीवन के, वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ज्यादातर लोग ये मानते हैं, कुछ कहते हैं बाद वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा इशू है? अर्ली और लेटर एक्सपीरियंसेस का, कि बाद में अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल भी रहे हैं तब भी उसको ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अर्ली एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ के खराब रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मुद्दा है जिसकी बात यहाँ हो रही है। नेचर नर्चर इशू ये नहीं है, आंख बंद करके नेचर नर्चर इशू प्लीज ना लगाएं, इसमें हेरिडिटी की कहीं बात भी नहीं हुई है। माँ बाप में ट्रस्ट इशू था ये नहीं है बात है माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, वो एनवायरमेंट का खेल है। वो जो लव और केयर है वो एनवायरमेंट से मिलनी थी, माँ बाप जेनेटिक्स में लेकर के नहीं घूम रहे थे, है ना। तो वो वाला खेल नहीं है यहाँ। यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी, ये भी एक बहस है। नेचर नर्चर बहस होती है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट नर्चर, तो वो भी यहाँ नहीं है। यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी होती है कि सबके लिए एक जैसा है, और इंडिविजुअलिटी होती है कि नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी एक बहस है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है, कि आपके जो शुरुआत के एक्सपीरियंसेस है, अर्ली और लेटर लाइफ एक्सपीरियंसेस में से दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में एक इशू है मनोविज्ञान में। ठीक है, कृपा करके इसको सी मुद्दा ना बनाएं, बिल्कुल भी सी आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहाँ हेरिडिटी की दूर दूर तक बात हुई है, और ना ही ऐसा कहा गया है कि कौन जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मुद्दा ही एनवायरमेंट का था, तो नेचर तो यहाँ थी ही नहीं डिबेट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3? द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स, यानी वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करे। यानी कुछ टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं गोविंद, अगर हम बात करें कुछ टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं। स्मार्ट वॉच दिखा दीजिए और कंपनी बता दीजिए, और बेच भी दें तनु, है लिंक भी दे दें डिस्क्रिप्शन में। पेपर आ रहा है, पढ़ लो यार, हैं क्या करोगे, इन बातों को रखा है क्या है इनमें। ठीक, ये सब व्लॉग्स में दिखाते हैं हम, आप जाकर के देख सकते हैं, बस बेचते नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, आएगा इस पे ब्लॉग पेंडिंग है, अगर हम बात करें तो वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? अब ए ऑप्शन कह रहे हैं 71% लोग। देखिए, ये एक छोटी सी ट्रिक मान लीजिए आप कि आपके पेपर में 99% जो है, अगर प्ले से क्वेश्चन आता है तो वो मेक बिलीव प्ले ही होगा, क्योंकि पियाजे इसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। अदरवाइज टाइप्स ऑफ प्ले पे अलग से क्वेश्चन आपका नहीं आता, मेक बिलीव प्ले के अराउंड ही घूमता है। कल्पनाशीलता वाला खेल ये प्रिटेंड प्ले का हिस्सा है। प्रिटेंड प्ले क्या होता है? यानी आप दिखा रहे हैं कि डॉक्टर खेल रहे हैं, है ना, आप कोई सिपाही, पुलिस, क्या बोल रही हूँ मैं, पुलिस चोर, मेरे दिमाग में उल्टा ही चल रहा है, मैंने पुलिस को चुलिस बना दिया, पुलिस चोर खेल रहे हैं। ठीक, और
इस तरह अगर डॉक्टर खेल रहे हैं, किचन सेट ला करके बच्चे घर में, कोई मम्मी बनने की एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ खाना बना के दे रहा है वो छोटे छोटे बर्तनों में, ठीक, तो ये क्या है, मेक बिलीव प्ले है। ये अर्ली चाइल्डहुड में आएगा पियाजे के अकॉर्डिंग। और वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें, वो सोशल स्किल्स भी सीख रहा है अगर देखा जाए, ठीक। पैरेलल प्ले होता है जब दो बच्चे साथ में तो खेल रहे, मतलब हैं तो एक जगह पर, बट अपना अपना खेल कुछ खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, पैरेलली खेल रहे हैं। पैरेलल समझते हैं ना, ऐसे दो रेखाएं पैरेलल समानांतर होती थी, जब वो एक बच्चा ए है वो यहां खेल रहा है, बी है यहां खेल रहा है, उस रूम में तो है लेकिन एक साथ नहीं खेल रहे हैं, यानी समानांतर खेल है। समझ गए ना। सॉलिटरी प्ले होता है जब बच्चा अकेला ही खेल रहा हो। इंडिपेंडेंट प्ले इसी को कह देते हैं, सॉलिटरी को ही, कि बच्चा अकेले खेले, जैसे आप कुछ भी अकेले खेल सकते हैं। बहुत हंसी आती है फालतू बातों पे हैं। देखो एक बार, कल्पनाशीलता वाला खेल या मेक बिलीव प्ले, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड का ही कैरेक्टरिस्टिक है। और बाकी जो है वो आपके इन्फेंसी में भी आ जाते हैं। जो पैरेलल प्ले है वो आपका 2 से 2.5 साल के बीच में रहता है, और सॉलिटरी प्ले उससे भी पहले। तो मेक बिलीव प्ले इज द राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पढ़िए, आराम से चलेंगे, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पेपर में फंस जाएंगे। एक एक ऑप्शन आपको समझ में आएगा तो अच्छा रहेगा। मैराथन कब से होंगी? कल एक बार हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं 9 बजे। आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। और अगर आप कहेंगे मैं थोड़ा और पहले भी ले सकती हूँ सेशन, 9 की जगह 8 या 8:30 भी कर सकते हैं। हो सकता है कल 8:30 सेशन लगे, एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। बट हाँ, कल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो लंबा सेशन हो सकता है थोड़ा, ऐसा कुछ 2 घंटे का 1.5 घंटे का, जितनी भी देर लगेगी। 40-50 क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, जो ज़रूरी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, नई शिक्षा नीति को लेकर के। फिर उसके बाद मैराथन्स हम होपफुली परसों से शुरू कर देंगे, या मतलब सेशंस जिनमें हम कंटेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, इस क्वेश्चन की, 59% लोग डी उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी की अगर हम बात करें तो कौन सा लेवल है रीजनिंग का, तर्क का। डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी, यानी सभी के लिए रूल्स एक जैसे होने चाहिए, नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए, और हर किसी की ये ड्यूटी है कि वो नियमों का पालन करे, क्योंकि एक व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। एक रेड लाइट तोड़ेगा तो उसके पीछे सब रेड लाइट जंप कर देंगे। कौन सा लेवल है? लॉ एंड ऑर्डर का। रूल्स आर रिजिड नो मैटर व्हाट। किसी की जान भी बचानी तब भी कहेगा नहीं, रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कौन सा लेवल है? 4th स्टेज है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 4th स्टेज है आपकी। और 2nd लेवल है कन्वेंशनल, पारंपरिक स्तर की। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होता है, ये 2nd स्टेज है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी, मैंने उसका टिफिन खा लिया, ये वाली लड़ाइयां यहाँ होती हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो 1st ही है, गुड बाय गुड गर्ल जो है आपका वो 3rd है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तारीफ सुनने के लिए करेगा, ये सब नोट्स में गिवन है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमनेड इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास, सारा टीजेस हर सिस्टर दैट देयर फादर हैज गिवन हर मोर लेमनेड। यानी नींबू पानी पी रही हैं 2 बच्चियां। सारा जो है वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मेरे ग्लास में जो है पानी वो ज्यादा है, हालांकि सारा का जो ग्लास है वो पतला और लंबा है, और वहीं जो दूसरी उसकी सिस्टर है वहां पर उसका ग्लास थोड़ा चौड़ा होगा, लेकिन दोनों में क्वांटिटी सेम है। ठीक, क्योंकि सारा को क्या लग रहा है कि ये जो मेरे वाला ग्लास है ये पतला और लंबा है, और जो उसकी सिस्टर है उसका ग्लास छोटा दिख रहा होगा बट चौड़ा होगा। लेकिन सारा कह रही नहीं, मेरे ही ग्लास में, ग्लास ए में ही पानी ज्यादा है, क्योंकि मुझे पापा ने ज्यादा पानी दिया है, पापा मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती हैं, और तुमसे कम करती हैं क्योंकि तुमको कम दिया है। अब ये जो बच्ची है उसकी जो सिस्टर है डज नॉट रिस्पॉन्ड, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ पता है पागल है तो है ना। मन में सोचा हाँ पापा मेरे सामने ही दोनों ग्लासेस में, मेरे वाले ग्लास से ही तेरे वाले ग्लास में नींबू पानी डाला था, बराबर ही है, जितना मेरे ग्लास में था वही मिला है तेरे को। तो वो कह रही है हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा वादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हम सीधा एंड पे आ जाते हैं कि पूछ क्या रहे हो भाई। सारा न्यू that both glasses continued equal amount of water. Given this context, Sarah exhibits. अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उनसे ज्यादा नींबू पानी लिया है।
उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है, उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। अब ये बच्ची सारा जो है ये वही है जो कह रही है कि मेरे गिलास में पानी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अभी कंजर्वेशन नहीं आया, अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, अभी डिसेंट्रेशन नहीं आया, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही, सेंटर्ड है इसका थॉट। कहां सेंटर्ड है? ग्लास की हाइट पर। वो बाकी प्रॉपर्टीज देख ही नहीं पा रही कि उसकी चौड़ाई कितनी है, दूसरे ग्लास की लंबाई कितनी है, उसमें क्वांटिटी कितनी है। तो वो सेंट्रेशन है, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, अभी केंद्रीकरण है। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी एक बार इसको दे दिया था ऑप्शन में, तो जरूरी है इसको देख के भटकना ही नहीं है। ये केंद्रीकरण की प्रॉब्लम है जो सारा एग्जिबिट कर रही है कि वो रिवर्स नहीं कर पा रही, उसका दिमाग ये नहीं जा रहा कि ये जो रिमोट है, अब कोई कहे कि ये तो व्हाइट कलर यही होता है यही होता है, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज ना देख पाए कि क्या कर सकता है, इसका कलर कौन सा है या इसकी जो डायमेंशन है, बस कलर पे फोकस है, ये नहीं देख रहे क्या शेप है इसकी, क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो मतलब सारा सेंटर्ड है इस कलर पर, है ना, डिसेंटर नहीं कर पा रही कि बाकी और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी और क्या विशेषताएं हैं। ठीक, एनिमेशन जैसा कुछ ये है नहीं, ये एनिमेशन नहीं, कुछ और एनिमिज्म होना चाहिए था इसको, जीववाद के जब बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझता है। सीरिएशन है, सीरीज में लगा पाए, बढ़ते और घटते क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लास इंक्लूजन अगेन आपका फिर हेल्प करेगा कंजर्वेशन में ही। ठीक, वो जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कह रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और समझिएगा। और ये सेंट्रेशन की प्रॉब्लम कब आती है? अगर यहाँ पे सारा की एज पूछ लेता तो आप समझ जाते कि सारा जो है 2 से 7 वर्ष की रही होगी, क्योंकि अभी कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ। ठीक है ना, और उसमें शायद लिखा भी हुआ 4 साल की बच्ची है, जितने भी साल की है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, किस अवस्था में विकास की, डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज सिंबल्स यानी किस उम्र में बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करना, प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस। ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो इस लॉजिकल रीजनिंग में कई लोगों का नंबर चला जाएगा, कई लोग इसका आंसर कुछ और कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना है। सिर्फ कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार आपको पूरा समझ के बिना समझ में नहीं आएगा। वो कीवर्ड्स आपको डुबवा भी सकते हैं अगर आप उनको सही से यूज करना नहीं जानते तो, है ना। कीवर्ड्स जो है, हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स बहुत बार याद कर लेते हैं पेडागोजी में, वो सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा जब तक आपने उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो, नहीं तो वो हमें हमारी नैया पार नहीं कराएंगे। टूल की तरह है कीवर्ड्स या पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, आपको यूज करने आना चाहिए, अदरवाइज वही वर्ड आपका आंसर गलत भी करा सकता है जिसको आपने नेगेटिव मान रखा होगा। तो पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल, यानी अब उसको पता है पेन, अब मुझे पता है ये पेन नहीं है, लेकिन मान लिया रॉकेट है, खैर ये, बट आपके लिए पेन है। ए फॉर एप्पल होता है, यानी वो भाषा समझने लगेगा, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगेगा। जैसे रेड लाइट पे आपको पता है जब इस तरह का सिंबल है तो सीधे जाना है आपको। अगर आपको पता है टर्न लेना क्या है, वर्जित है, तो आप सिंबल से समझ पा रहे हैं। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल समझने लग गया, मतलब अब वो लैंग्वेज को, सिंबल्स को समझने लग गया है। ठीक है जी मैम, नोट्स प्रिंट हो पा रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रो बैलेंस सारी, है ना। नहीं हो पा रहा कह रहे हो पा रहा कह रहे हो, बता दो एक बार। मिस्टर तारीक, मैम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज इंग्लिश अच्छे से करवा दो, इंग्लिश आपसे पढ़ा हूँ, देखता हूँ, ईवीएस, ये दोनों प्लीज अच्छे से करा दो। मैं अलग अलग से सेशन ले लूंगी, डोंट वरी, और कुछ कुछ क्वेश्चन एक साथ करा दूंगी, जैसे 50-100 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के, सीडी पे तो हम कर ही रहे हैं रात और दिन, देखिएगा, और टॉपिक्स भी कर लेंगे। अब आप लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं 44% लोग, जो कि गलत है आंसर। यही मैं बोल रही थी, अगर ध्यान सिर्फ कीवर्ड पे लगा दिया कि लॉजिकल रीजनिंग कौन सी है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और किसी की कोई इच्छा है आंसर करने की? देखूं इसमें कितने लोग सही दे रहे हैं। 40% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी सब गलत दे रहे हैं। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेशनल जैसा कुछ होता नहीं है पियाजे की स्टेजेस में। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो भाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, अमूर्त चिंतन, ये दोनों हट गए आसानी से। अब कंफ्यूजन बचती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में और 7 से 11 में। ठीक, अब ध्यान से पढ़िएगा, विकास का किस काल में वस्तुओं के लिए प्रतीकों का प्रयोग। अब हमें पता है सिंबॉलिक जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल है 100%, ठीक बात है, उस हिसाब से आंसर यही हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग फंसे हैं इस लाइन में, इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। ये नहीं कहा है कि आ चुका है तार्किक चिंतन, उभरने लगती है, एमर्ज होने लगती है। उभरनी तो शुरू हो जाएगी, या 7 साल का हुआ अचानक से एक दिन प्रकट हो गई आपकी तार्किक चिंतन जो है ना, तो उभरनी शुरू तो पहले से हो जाएगी या नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं इन स्टेजेस में, मान लीजिए ऑब्जेक्ट परमानेंस कई बार आपको प्री ऑपरेशनल में भी देगा, और होता वो किसकी विशेषता है, सेंसरी मोटर की। तो ऐसा नहीं है ना कि एक दिन बच्चा 2 साल का हुआ और अचानक से अब पीछे की सारी विशेषताएं चली गई, धीरे धीरे
प्रोसेस में चल रही होती है ना कुछ चीजें, बस फर्क इतना है कि हमने किसी स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक को बांट दिया है किसी और के साथ, किसी स्टेज में ये होगा। तो यहां पे सिंपल जो आंसर है वो प्री ऑपरेशनल है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी एमर्ज होना शुरू हुआ है, उभरना शुरू हुआ है तार्किक चिंतन। मुख्य जो यहां पे चीज पूछी है वो है सिंबल्स का यूज करना। तार्किक चिंतन आ नहीं गया है। अगर पूछा होता कि भैया कॉन्क्रीट लॉजिक किस स्टेज में आता है, तो आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, या जो लॉजिक है वो सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी जिसको हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। डिडक्टिव कहां आएगा, तो वो यहां आएगा। या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां आएगी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कहां आएगा, फॉर्मल में। लेकिन जब हमसे पूछा है सिंबॉलिक थॉट और सिर्फ ये कहा है कि अभी रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग, वो उभरनी शुरू हुई है, उभरने लगी है, आ नहीं गई है, तो आंसर ए ऑप्शन है। उभरने लगी है, लॉजिकल थिंकिंग आ नहीं गई है। सिंबॉलिक थॉट को कैसे इग्नोर करोगे सर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी नहीं होगा यहां। उभरने लगा है, लॉजिक जब आ जाए तब की बात है। अगर सिंबॉलिक थॉट नहीं लिखा होता तो हो जाता है इसका आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 8, अमन इज ट्राइंग टू, इसीलिए इस बार की लैंग्वेज जो है वो घुमाने वाली है थोड़ी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा, तसल्ली से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हमें है नहीं। एक एक चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। पेपर के टाइम पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे वहां कि आपने कितने हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए थे, ये देखा जाएगा आपकी समझ कितनी अच्छी है। कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं है, कृपया उस पीडीएफ को दे दीजिए जिसके अनुसार हम अपनी स्टडी अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल सही याद दिलाया दक्ष आपने, मैं आज ही रात को वो अपडेट कर दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया है वो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 10,000 लोगों ने लाइक किया है आज। भूल जाते हैं आप लोग, अगर मैं भूल जाऊं लाइक शेयर कहना तो, मतलब कुछ लोग, कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही लाइक कर देते हैं, मतलब कुछ क्या 1/3 10,000 लोगों ने अगर लाइक किया तो लाइक शेयर करते रहिए, खुशी खुशी एनर्जी बनी रहती है, अच्छा लगता है। कमेंट्स में विचार बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सी कह रहे हैं 93% लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एटलीस्ट इस चीज में तो क्लियर हैं। अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेज ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है जो एक पजल के, एक पहेली के टुकड़ों को एक साथ फिट करके लगाने में स्ट्रगल कर रहा है। टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेसेस, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ आना है। हिज मदर प्रोवाइड्स हिंट्स, उसकी माता जी ने उसको क्या है, हिंट्स प्रोवाइड की, उसको थोड़ा सा हेल्प कर दी, संकेत दे दिए। एंड क्यूज, जिसको सेम ही बात है हिंट और क्यूज, इन द फॉर्म ऑफ हाउ, व्हाट, व्हाई, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे और उसको इनडायरेक्टली हिंट्स दे दें। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग, दिस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग विल बी, यानी ये जो सहायता दी है माँ ने, जो माता जी हैं इस बच्चे की, अमन की, उन्होंने सॉल्व नहीं कर दिया पहेली खुद से, पजल को खुद से फिक्स नहीं किया है, बस इसको हिंट दी है कुछ क्वेश्चन पूछ के, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना। मान लीजिए आपको पता करना है कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो उस केस में अगर मान लीजिए आप बच्चों को भी दिल्ली लेकर के आए हैं, तो आप उसको बता रहे होंगे कि अच्छा तुम्हें पता है एक बार हम वहां गए थे, तुम्हारी मौसी कहाँ रहती हैं, तुम्हारी फलानी कहाँ रहती है, कुछ भी घुमा फिरा करके आप उसको हिंट दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ, यही स्कैफोल्डिंग है वाइगोस्की के अनुसार, कि जब आप हिंट देते हैं या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देते हैं तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है लर्निंग की, डिमोटिवेट कर रही है बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं। मेक हिम अग्रेसिव, गुस्सा दिला रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ का, ढांचे का, टेम्पररी हेल्प का काम कर रही हैं, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो कि वाइगोस्की कहते हैं कि इसको यूज किया जाना चाहिए, जैसे मैं शायद अभी आपके लिए कर पा रही होंगी। विल नॉट हेल्प इन लर्निंग, ऐसा नहीं है कि सीखने में मदद नहीं हो रही इस चीज से, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगेन एक और क्वेश्चन वाइगोस्की से ही है। क्या कहते हैं वाइगोस्की, इन वाइगोस्कीज थियरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। असिस्टेड का मतलब होता है सहायक खोज, जिसमें सहायता मिल रही हो या आप सहायता दे रहे हो, उसको असिस्टेड लर्निंग हम कहते हैं, कि आपको असिस्ट करने के लिए कोई वहां है, ठीक है जी। हॉर्स देख के बोलता है वाह कितना बड़ा कुत्ता है, अच्छा 3 साल का बच्चा। प्याजे के अनुसार कौन सा सही है, सिमुलेशन, मेक बिलीव प्ले और समझा दीजिए। ये अपने आप बनाया आपने है, ऑप्शन तो ठीक बनाओ कम से कम, इसमें तो एसिमुलेशन हो गया सिंपल, मुश्किल आप क्वेश्चन बनाओ यार। अगर वो देख के बोल रहा है तो ये एसिमुलेशन का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है, तो फिर वो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा अगर उसको ये ठीक करना है तो, अदरवाइज तो ये तो एसिमुलेशन का उदाहरण है कि बच्चे को पता है कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, उसने हॉर्स देखा और कहा हाँ ये भी एक बड़ा सा कुत्ता है, दैट मीन्स जो उसने एसिमुलेट किया हुआ था स्कीमा में उसी को रिपीट कर दिया, तो ये तो एसिमुलेशन हो गया सिंपल। अगर क्वेश्चन इसी को आगे घुमा देगा तो आंसर बदल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं मैम, मेरे डीएलएड सेशन 2019-21 है, फाइनल ईयर का रिजल्ट 2022 में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, वैलिड था बिल्कुल रुबेल अंसारी, और नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। मैं एक बार कल फाइनल आपको दूसरी कॉपी दे दूंगी, और नहीं तो आप कंप्रेस करके पीडीएफ या नाम चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं प्रिंट। चलिएगा देखिएगा एक बार,
अगर हम बात करते हैं किस चीज की, 72% लोग बी कह रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार असिस्टेड डिस्कवरी क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद थोड़ा ना, ये तो हेल्प बनेगी डिस्कवरी। तो असिस्टेड मतलब जहां लोग सहायता कर रहे हो एक दूसरे की, पीयर कोलैबोरेशन, सहपाठी सहयोग कहेंगे। जब बच्चे एक दूसरे का, पीयर्स है ना, पीयर्स मतलब क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सेम एज के लोग हो सकते हैं, आपके नेबर्स के बच्चे हो सकते हैं, मतलब जो आपके लगभग बच्चे की सेम एज के हो, जो उसके दोस्त हैं, तो एक साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट का कोई संबंध वाइगोस्की या पियाजे से नहीं है। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, आज कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं क्या हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार। जवाब दीजिए आप पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इसको, ठीक है जी। मैम नाम लीजिए, राकेश कुमार कह रहे हैं, नाम ले लिया राकेश आपका, अब आप जवाब दीजिए। आपका ऑल करियर विल प्लस यूट्यूब क्लास अटेंड कर रही हूँ, इतना काफ़ी है WTET क्वालिफाई करने के लिए। बंगाली पेडागोजी के लिए कुछ PDF दीजिए। यार बंगाली मेरे को खुद नहीं आती, मैं आपसे सीखना चाहूँगी कैनवस। और बाकी हाँ, CDP आपका निकल जाएगा अगर आप वहाँ पर पेडागोजी स्पेशल में भी हैं, और ये वाले नोट्स भी इवन हेल्प करेंगे। मैंने थोड़ा सा देखा है, शायद सिलेबस पूरा नहीं देखा है, बट हाँ इनफ हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी पेडागोजी स्पेशल में तो ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो ही जाते हैं देश भर के सभी एग्जाम को लेकर के। देखिएगा, चलिए लाइक शेयर करिए खुशी खुशी से हैं। और ये वो मैं वैसे वाली बातें कर रही हूँ, है ना, कि जोर से बोलो जय माता दी नहीं करते लोग। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हावर्ड गार्डनर की थियोरी के अनुसार, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस उनकी थियोरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ड्स, visual words accurately and to perform transformation on one's initial perceptions। परसेप्शन और विजुअल वर्ल्ड, परसेप्शन कैसे बनता है आज भी हम क्लास में बात कर रहे थे। आपके 5 सेंसेस हैं, इनसे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। किसी को देखा 6-7 सेकंड में, पहला जो बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में कुछ ही सेकंड में। और परसेप्शन कैसे क्रिएट होगा, आपके 5 सेंसेस से। आप किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये जो 5 सेंसेस हैं आपके, ये आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और वो ब्रेन एक इमेज क्रिएट करता है जिसको हम परसेप्शन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बात। तो ये जो विजुअल और परसेप्शन की बात हो रही है, यानी किसकी, कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें, कार्टोग्राफर्स आएंगे, और कौन आएंगे इसमें, इंटीरियर डेकोरेटर्स आएंगे। समझ गए आप। इंट्रापर्सनल कैसे हो जाएगा सरकार, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इंट्रापर्सनल कैसे हो जाएगा ये बताओ। इंट्रापर्सनल होता है खुद को जानना। और अगर हम बात करें, ये शारीरिक की तो बात ही नहीं हो रही है कि दौड़ना भागना, स्पोर्ट्स डांस वगैरह की बात होगी, ठीक, वो भी नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस सही है यहां, क्योंकि स्थानिक, विजुअल यानी स्थान से ही जुड़ी हुई बात हो रही है। विजुअल और परसेप्शन की अगर हम बात करें, लॉजिकल मैथमेटिकल में नंबर्स की बात होगी, तो दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। ये एक बार इसको ऐसे समझेंगे भाई, एक मूर्तिकार है मान लीजिए, स्कल्पचर है एक, इसके उदाहरण है ये, ठीक है। एक कार्टोग्राफर है, जो व्यक्ति नक्शा बनाता है, तो उसको दिशाओं का ज्ञान होगा या नहीं, उसकी विजुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगी कि नहीं, कि कहाँ से कौन सी गली है। ये जो आपकी गूगल मैप वाली आंटी होंगी, ये आपको बताती है यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से लेफ्ट ले लो, वहां से राइट ले लो। कुछ लोग फटाफट से रास्ता बता देते हैं, कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार इधर से उधर, उधर से इधर, वो पूरा घुमा देंगे आपको। यानी उनकी विजुअल स्पेशल मेमोरी अच्छी नहीं है। लेकिन जब विजुअल स्पेशल की बात होती है, यानी स्थानिक बुद्धि आपकी अच्छी है, यानी आप दिशाओं को लेकर, डायरेक्शंस का ज्ञान आपको अच्छा होगा, और आप को परसेप्शन जो है आपका दिमाग में सेट बनता है। अगर आप किसी को देख लेते हैं, आप वैसा ही स्केच बना देते हैं। कई लोग क्या बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, तो वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है उनके अंदर, कि वो जो देख लेते हैं उसको भूलते नहीं है, वो वैसी ही दिशाएं बना देते हैं। आपकी नाक भी वैसी बनाएंगे, हाथ भी वैसे ही बनाएंगे। तो कार्टोग्राफर है, स्कल्पचर है, या इवन जो आपके सर्जन्स हैं, उनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है। सर्जन का आपको 2 जगह पे आंसर मिलेगा सर्जन्स की जब हम बात करेंगे, खैर ये मैराथन में करेंगे, स्पेशल में भी और बॉडीली का एस्थेटिक में भी। चलिए खैर, इवन पायलट्स में भी ये बुद्धि पाई जाती है। अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पायलट्स में हालांकि बॉडीली काइनेस्थेटिक भी पाई जाएगी, बट ये भी पाई जाएगी, क्योंकि अगर उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो आसमान में कहीं भी उड़ते फिरेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, स्पेशल इंटेलिजेंस है, इसको विजुअल स्पेशल भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और जवाब दीजिए। हेटल स्पीक्स गुजराती एट होम। हेटल एक बच्ची है, जो कि हेतल एक बच्ची है बेसिकली, जो गुजराती बोलती है घर पे। फ्लुएंट है इन रीडिंग एंड राइटिंग द लैंग्वेज, गुजराती में पढ़ भी लेती है और लिख भी लेती है, ठीक है।
रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में, और घर पे गुजराती, यानी मदर टंग क्या है, गुजराती है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज हिंदी, स्कूल में जो माध्यम है पढ़ाने का वो हिंदी लैंग्वेज है। अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो, ये भाषा उसको आती नहीं है, यानी हिंदी उसको आती नहीं है, बट स्कूल में हिंदी में पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें राम बाबू कुमार, आप CDP के नोट्स जो है उनको कंप्रेस कर लीजिए या उनका नाम चेंज कर लीजिए, फिर वो हो जाएगी जो प्रिंट है फाइल। अदरवाइज एक दिन का समय दीजिए मुझे, मैं कल आपको दूसरी फाइल शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे जो प्रिंट हो जाए आसानी से। ठीक है, सेम बात मत पूछो सारे। तो अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो, उसको नहीं आती हिंदी, स्कूल में पढ़ाई जाती है हिंदी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्हाट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द स्कूल इन दिस सिचुएशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, या 96% लोग। चलिए देखते हैं। हेटल शुड बी आस्क्ड टू स्पीक ओनली हिंदी एट स्कूल। अब आप बच्चे को उसकी भाषा में अपनी बात को कहने से नहीं रोक सकते, और यहाँ कह रहे हैं कि हेटल को सिर्फ हिंदी बोलनी चाहिए, वो उसको आती नहीं है तो बच्चा चुप रहेगा फिर तो। बी ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना सिखाएंगे कि भाई कई सारी भाषाएं बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, और बहुभाषिता यही है कि एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो आप बच्चे को मदर टंग को इस्तेमाल करने देते हैं, धीरे धीरे हिंदी अपने आप सीख जाएगा। सी ऑप्शन है टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट वॉट एवर शी लर्न्स एट होम। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ भुला दें कि बच्चा जो भी सीख के आया घर से। हेटल शुड बी शिफ्टेड टू दी सेक्शन वेयर इंग्लिश इज दी मीडियम, ये भी बेकार की बात होगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा कहाँ कहा है कि उसको इंग्लिश आती होगी, है ना, लिखा तो है नहीं। अब आपका प्यारा एक सवाल जो आना ही है हर हालत में, और EVS वगैरह में भी एक एक क्वेश्चन आजकल जेंडर से आता है, मैथ्स में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, जिसने भी कहा हाँ उसका 1 नंबर गया पानी में। ठीक, तो जेंडर इज व्हाट, डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय सुनिश्चित होता है। वो सेक्स है जो बायोलॉजिकल रचना है, जन्म के समय। जेंडर तो अगर मान लीजिए समाज जिसको मेल कहता है उसको फीमेल कहता, और फीमेल जिसको कहता है उसको मेल कहता, तो कुछ बदल जाता नहीं। तो ये तो टाइम, समय के और कब सुनिश्चित होता है, जन्म के समय, उससे पहले नहीं हो जाता अगर देखा जाए तो। अगर सेक्स की भी बात करें, जेंडर तो छोड़ ही दें, यहाँ प्री डिटरमिन्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्स है वो। अगर बायोलॉजिकल बात करेंगे तो सेक्स है, जेंडर क्या है, समाज के द्वारा बनाया है, ये कोई इनेट क्वालिटी नहीं है। कई पुरुष आपको बहुत संवेदनशील मिल सकते हैं और कई महिलाएं आपको असंवेदनशील भी मिल सकती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इनेट क्वालिटी हो गई यहाँ पे। तो अस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। सिमोन दे बुआ का एक कोट है, हम पहले जेंडर पढ़ते थे तो बात करते थे कि विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय सोसाइटी। ठीक, तो एस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, वटेवर। तो ये सोशल रोल्स जो हैं जेंडर से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन, डर जाएंगे कई लोगों को, नींद आ जाएगी ये क्वेश्चन देख के। एक है स्टेटमेंट, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, और दूसरा है रीजन। जिस दिन आपको लगे कि इन क्वेश्चन से डर खत्म हो गया, मतलब आपकी तैयारी अब अच्छी हो गई है। ठीक है ना, देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल पूजा दीक्षित, लेंगे सेल्फी भी, मजे करेंगे। और बताओ, पहले सीटेट कर लो अच्छे से। अब PDF को डाउनलोड करके कोई दूसरे व्हाट्सएप में सेंड करके प्रिंट हो जाता है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। टॉपरो सब, अच्छा टॉपर बोल रहे हो ना इनको, हाँ ठीक है। चलिए, परेशान हो जाते हैं यार, थोड़ा जुगाड़ लगाना सीखो जीवन में, थोड़ी समस्याओं का सामना करना सीखो। देखिएगा, सी ऑप्शन 78%। देखते हैं, स्टेटमेंट है डाइवर्स मोड्स ऑफ असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी यूज्ड बाय अ टीचर, यानी अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी पढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं है, चार्ट का भी यूज कर रहे हैं, एक्टिविटी भी करा रहे हैं, Q&A भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल वेज में आप पढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। गार्डनर भी कहते हैं सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, ट्रू है ये बात, सही है। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज टू सेग्रीगेट, ये वर्ड इतना नेगेटिव है, इससे नेगेटिव वर्ड धरती पे है नहीं आज के समय में। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन या बच्चों को अच्छे की बात कर रहे हैं तो ये सेग्रीगेट का मतलब है बच्चों को अलग थलग कर दे, किसके बेसिस पे कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, जिसके जैसे जैसे नंबर है उनको अलग थलग कर दो। जो 33% वाले बच्चे हैं उनको अलग रखो, 90 वालों को अलग रखो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इवेल्युएशन का पर्पज ये नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स। तो फिर तो आंसर सही हो गया, आसान हो गया कि ए सही है, बी गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ये इसकी।
ठीक है ना। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, वो भी नहीं दिया इन्होंने कि दोनों सही हैं, दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, कहां से दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सेग्रीगेट करना तो सही है ही नहीं, अपने आप में भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैम सारा अपनी सिस मजाक भी तो कर सकती है। जस्ट किडिंग मैम, मजा बहुत आ रहा है पढ़ने में। हाँ बिल्कुल राकेश कुमार, वो मजाक कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है, जब आप मजाक भी कर रहे हैं तो आप क्या एग्जिबिट कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ मजाक में कि लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, तो ये व्यवहार, ये जो मजाक है, ये एग्जिबिट क्या कर रहा है, ये पूछा है हमसे। वो अंदर क्या फील कर रहे हैं, क्या है, वो सब जाए तेल लेने, है ना। लेकिन अब अगर कोई लड़का ये कहता है नहीं लड़के ही अच्छे ड्राइव करते हैं, और वो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि वो खिलाफ है लड़कियों की ड्राइविंग के, बट ये कहना भी क्या प्रदर्शित करता है। अगर आप एक टीचर हैं और लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्लास में आप प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपके पर्सनल बिलीफ्स अलग हो, बट जो सही है वो तो करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रगतिशील कक्षा, जो आगे बढ़ते हुए बच्चे को इंडिपेंडेंस की बात करे, फ्रीडम की बात करे, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट की बात करे। ठीक, तो डी ऑप्शन इज इक्वल, क्या कह रहे हैं आप, 79% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब बच्चा एक्टिव होगा, लर्निंग बाय डूइंग हो रही होगी, करके सीखना, जॉन डूई की बात हो रही होगी। लैब स्कूल्स खोले थे इन्होंने 19th सेंचुरी में, जो कि सही है। तो चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स पूछा है, क्या सही नहीं है, तो ये तो सही है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग यानी अलग लचीला समूह हो, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे मिक्स्ड हो, ठीक है। मोबाइल टीचर का मतलब ये हाँ बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर मोबाइल में हो या मोबाइल ही टीचर हो जाए, है ना, सिर्फ आप मोबाइल से ही पढ़ें, वो भी नहीं है। या मोबाइल टीचर से मतलब है गतिशील अध्यापक यानी डायनामिक। मल्टी टैलेंटेड कह सकते हो आप इसको, मल्टी टैलेंटेड भी नहीं तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंट वेज अपना सके आपका टीचर, बोरिंग ना हो, ठीक, टाइम के साथ चेंज हो सके। तो ABC तीनों सही हैं। लेकिन गलत क्या है, फोकस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये एजुकेशन अब पुरानी हो चुकी है, हालांकि हम अभी भी इसी पे जी रहे हैं कि दंड और पुरस्कार का ही प्रयोग करें, या तो डराएं बच्चे को या लालच में रखें, कभी उसके अंदर से क्या आ रहा है वो जान ही नहीं पाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने एक साथ कर दिए हैं, कैसे दें। लाइव जब टेस्ट होता है तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, फ्री वाला मॉक टेस्ट कैसे देते हैं बताइए। निधि ये आपको बता देंगे, उदय सर मैं एक बार बात कर लूंगी इसमें, अगर जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको। क्या मैं भी SST की क्लास ले लूं ताकि PYQ अच्छे से अटेंड कर सकूं? ले सकते हो, बट अभी अगर आप कोर्स की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है काफ़ी वीडियोज़ हो जाएंगी। अगर आपको लगता है सच में कि कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो, या तो किसी दोस्त ने SST नोट्स बनाए हो NCERT के कम पेजेस में, है ना, किसी दोस्त के ऐसे नोट्स मत उठा लेना जो वो कह दे लो ये किताब है, इसी में से मैंने एक एक वर्ड लिख दिया है, अब इनको पढ़ लो, 300 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होगा। ठीक, तो अगर या तो कुछ टॉपिक्स की वीडियो देखनी है तो वो देख लो, NCERT समरी देख सकते हो वो देख लो, या फिर प्रीवियस ईयर के थ्रू टॉपिक्स को कवर करो, है ना, कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है। अगर बाकी सब्जेक्ट की तैयारी ठीक है, सिर्फ SST पढ़नी है तो ले सकते हो, मतलब अगर कोर्स में भी ज्वाइन करना है, बट सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप इस समय। मैथ्स पेडागोजी सेम ही है प्रियंका, टॉपिक्स लगभग सेम है। प्रीवियस ईयर को आधार बना के कोई भी एक किताब भी ले सकते हो। मैथ्स पेडागोजी बहुत शॉर्ट में मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ करेंगे पेपर 1 के लिए करेंगे, बट हम राशि एक बच्ची है, ट्राइड अ न्यू मेथड टू असेस चिल्ड्रंस, बच्ची नहीं है भैया टीचर है, ट्राइड अ न्यू मेथड टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए कि बच्चों को कितना आता है उसको असेस करने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए, जानने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया, एक नए मेथड का प्रयोग किया बच्चे के आकलन के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए। शी आस्क्ड देम टू फ्रेम एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर द गिवन आंसर, यानी उन्होंने कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, ठीक, मतलब आंसर है ये कि बच्चा एक्टिव रहे। इसके रिगार्डिंग कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में जो घुमा फिरा के यही बात कह रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा राशि ने, जो कि एक टीचर हैं, कि एक ये उत्तर है, एक उत्तर के कितने जवाब क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो पता लगाओ। कौन सी थिंकिंग लगेगी बच्चे की, टीचिंग लर्निंग की जो अप्रोच है वो कौन सी है, एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी यहाँ। दूसरा ये टीचिंग लर्निंग की अप्रोच क्या है, बच्चे को सेंटर में रखा है, बच्चा एक्टिव है। अब ये करने में बच्चे का दिमाग पे जोर पड़ेगा, सोचेगा समझेगा, अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढ करके लाएगा, सोच
के निकालेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग करके, यानी बच्चा एक्टिव है, बाल केंद्रित अप्रोच है। टेक्स्ट बुक से थोड़े ना फाइंड आउट करने को कहा है, डिडक्टिक नहीं है कि भर दिया दिमाग में बस, और मेमोराइजेशन की भी यहाँ कोई बात नहीं हुई है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेशन लर्निंग, यानी एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम। बडी सिस्टम क्या? पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ दोस्त बन के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बडीज हैं, सब सीख रहे हैं साथ में। और कोऑपरेशन यानी सहयोग करना, किस प्रकार की बात करेगा? इंक्लूसिव मतलब हर तरह का बच्चा है, जहां जहां जिसको मदद की जरूरत है सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को आप एनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे? अगर आप डिस्करेज करेंगे तो आप बहुत ही बेकार टीचर बनेंगे, यानी हतोत्साहित थोड़ी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प। ग्रुप लर्निंग इज ऑलवेज बेटर, मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा ग्रुप में सीखे, इससे बढ़िया क्या बात है? ग्रुप में सीखने से क्या होगा? एक तो वो कोऑपरेशन सीखेगा, सहयोग सीखेगा, दूसरा वो एक्टिव रहेगा, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है ये सीखेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस सीखेगा, टॉलरेंस सीखेगा कि एक दूसरे की बात को सुनते कैसे हैं, है ना। तो बहुत सारी स्किल्स सीखता है बच्चा जब ग्रुप में लर्निंग होती है। तो वो सोशल स्किल्स भी सीखेगा, वो टॉलरेंस भी सीखेगा, वो कोऑपरेशन सीखेगा और टीम वर्क सीखेगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। बहुत सारे फायदे हैं ग्रुप वर्क के। गलती से नाम ले लिया स्नेहा सिंह आज आपका मैंने, ठीक है, मिठाई भिजवा दीजिएगा खुशी की। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो ये आप लोग कह रहे हैं 93% लोग कि जो बड़ी सिस्टम है और कोऑपरेशन लर्निंग है, इससे क्या होगा? इसको एक्टिवली प्रमोट किया जाना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। इसको ठीक कर लीजिएगा। विल लीड टू स्टीरियोटाइप, नहीं, स्टीरियोटाइप कुछ नहीं बढ़ रहे। रिड्यूस द लर्निंग आउटकम, यानी जो रिजल्ट्स हैं उनको कम कर देगा। क्यों भाई? रिजल्ट्स तो बेहतर होंगे, लर्निंग आउटकम तो बेहतर होंगे। तो बी ऑप्शन सही है एकमात्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड कम्युनिटी, यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित हैं, जिनको लाभ ही नहीं मिला और वंचित समूह से आते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित हों, आर्थिक रूप से वंचित हों, हाशिए पर हैं किसी भी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, चाहे समाज में उनको इज्जत नहीं मिली, चाहे जातिवाद का शिकार हुए हैं, कुछ भी उनके साथ गलत हुआ है अगर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैभव सीटेट में लागू नहीं होती है। उसका रीजन है क्योंकि ये कोई जॉब तो मिल नहीं रही है आपको, तो ये तो बेसिक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको सीटेट में नहीं मिलेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो डिसएडवांटेज्ड बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आस्क टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, यानी विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए कि बाहर से लेके आओ मदद। मेक स्पेशल सेक्शंस, मेक एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, अलग थलग कर रहे हैं आप जबरदस्ती, ठीक। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर एनहेंसिंग लर्निंग, यानी आपको सहयोगात्मक समूह बनाने हैं, सब एक दूसरे की मदद करें और बच्चा एक्सेप्टेड फील करे, इमोशनली सेफ फील करे, उसको भी लगे कि हाँ मैं भी स्कूल में सीख सकता हूं, मेरे लिए भी स्कूल है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ADHD पे क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा है। Which classroom is effective for including children with attention deficit hyperactivity disorder, जिसको ADHD कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है ये। एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, जो टिक के नहीं बैठ पाता, अटेंशन में कमी है उसकी, और हाइपर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, ज्यादा देर एक जगह पे बैठ नहीं सकता, कोई काम करने को दो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। समावेशित करने के लिए पढ़ाना तो इस बच्चे को भी आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर तरह के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। कैसे डील करेंगे? पहला ऑप्शन है हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचिंग इज प्राइमरीली थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, यानी ऐसी उच्च संरचना वाली क्लास जहां फिक्स्ड है सब कुछ, एकदम स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह ही नहीं है, और सिर्फ आप ओरल एक्टिविटीज ही, मतलब सिर्फ बोल करके ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा हो जाएगा बोर, क्योंकि इसकी तो अटेंशन वैसे ही नहीं लगती, तो इसको तो एक्टिविटी में लगाना जरूरी है। गलत हो गया। बी ऑप्शन है क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, चेंज करने का मौका मिले बच्चे को, वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, और वो अपनी चॉइस से जिस टास्क में, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जिस तरीके से सीखने में वो इच्छा रखते हैं, उस तरह से आप सिखा पा रहे हो। बात तो सही है, जल्दी दे देंगे ईवीएस के नोट्स, डोंट वरी आयुषी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है, बट बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे अच्छा निकल जाए। क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट स्टिल ऑन देयर असाइन्ड चेयर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को जो मिल गई है क्लास वहां शांति से बैठे रहे, ये बच्चे शांति से बैठ ही नहीं पाते। डी ऑप्शन है क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, अब जिस बच्चे को एक नॉर्मल टास्क पे भी अटेंशन लगाने में दिक्कत हो रही है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क होते हैं हॉट्स, और ये गिफ्टेड बच्चों को दिए जाते हैं, हर किसी को नहीं दिए जाते, और जिसकी अटेंशन पहले ही इतनी कमजोर है उसको कैसे दे देंगे। तो बच्चा जहां लचीली समय सारणी है कि उसको ब्रेक्स में तोड़ तोड़ के आप काम करा रहे
रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हैं और बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग काम करा रहे हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज आप वैसे भी टिक के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अभी आप यहाँ 1-1.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, 31,000 लोग, हो सकता है कि आप यही चीज किताब से पढ़ रहे होते तो बोर हो जाते अब तक। तो डिफरेंस है कि आप इंटरेस्ट की चीज चुने। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके लिए जो वर्क करे आप वो करें। तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोजेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आता ही है एक नंबर में कि एक नवीन परिस्थिति में, एक नई सिचुएशन में, एक नोवल सिचुएशन में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहेंगे, यानी किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाएगी उन लोगों में जो क्या करते हैं, जब भी कोई नई सिचुएशन आती है वो डिफरेंट तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे नोट्स आपके साथ शेयर किए मैंने, तो वो प्रिंट नहीं हुए, तो इनमें से कुछ लोग थे, लाखों लोगों ने वो डाउनलोड किया, जिन्होंने दिमाग लगाया कि प्रिंट हो सकते हैं, एक तरीके से नहीं, इसका दूसरा तरीका होगा। कुछ नई सिचुएशन है, पहले ऐसा नहीं हुआ या हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने लगाया दिमाग कि भाई कोई जुगाड़ ढूंढते हैं, तरीका तो होगा, देयर मस्ट बी अ वे। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचा, किसी ने कंप्रेस करने का सोचा, किसी ने नाम बदलने का सोचा, किसी ने किसी और कंप्यूटर से या किसी और चीज से ट्राई किया, किसी ने व्हाट्सएप पे आगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे सोचे कि ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब इनमें किस तरह की बुद्धि ज्यादा पाई जाएगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की प्रोबेबिलिटी है कि कुछ नया करने की क्षमता इनमें है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख के अटक नहीं जाते, तरीके ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रचनात्मक बुद्धि है, कुछ नया कुछ डिफरेंट करने की बुद्धि है। और ये जेपी गिलफर्ड कहते हैं कि रचनात्मकता से जुड़ी हुई है क्या, अपसारी सोच। यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस से। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि हर डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होगा, बट हर क्रिएटिव बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर जरूर होगा। ठीक है, तो इंटरपर्सनल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन सब की यहाँ बात ही नहीं हुई। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अभी 10 क्वेश्चन और हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड, डिसलेक्सिया पे एक क्वेश्चन आना ही है। इज एसोसिएटेड, ये मोस्ट फेवरेट एमएफ में आप इसको डाल सकते हैं, आना ही है डिसलेक्सिया पे। ऐसा कोई पेपर नहीं, आप उठा के देख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मजे मजे में आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2 पेपर 2 भी इसी में भाई इंक्लूडेड है, सीडीपी आपको इसके बाहर नहीं पढ़नी, जो हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए है ये। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, दोनों तरह के क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं और लेवल क्योंकि सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, और क्या लोगे। मैं थक गई, अब आप नहीं ले रहे नाम, मैं आपसे फलानी अकेडमी से जुड़ी हुई हूँ, लव योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू सुरभि, याद आ गया मेरे को, बिल्कुल नाम ले लिया मैंने, सुरभि पटेल। देखिएगा, अगर हम बात करें, ए ऑप्शन 94% लोग कह रहे हैं डिसलेक्सिया किसके साथ एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड प्राइमरीली या प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस चीज में दिक्कत आएगी। रीडिंग तो है ही डिसलेक्सिया, भाई रीडिंग डिसऑर्डर तो ये है ही, 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ेगा, है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, 6 को 9 पढ़ सकता है, तो रीडिंग तो है ही। मोटर मूवमेंट्स होते हैं डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे को, गतिशीलता, चलने फिरने में, टाई बांधने में, जूते के लेसेस बांधने में, है ना, बटन लगाने में। ड्राइंग पिक्चर्स डिस्ग्राफिया आ जाएगा, भाई लिखने में दिक्कत ग्राफिया है, ठीक, प्रैक्सिया है, चलने फिरने में, मोटर एक्टिविटीज में दिक्कत। हियरिंग की यहाँ बात ही नहीं हो रही, वो फिर हियरिंग लॉस में जाएगा या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होगा। और अगर सुन के समझने में दिक्कत है तो वो डिस्प्रैक्सिया की जगह वो आएगा आपका डिस्फेजिया में, अफेजिया, लैंग्वेज वाली दिक्कत। तो रीडिंग और राइटिंग, तो ये मेजरली रीडिंग डिसऑर्डर है। बट एक बात बताइए, इसमें राइटिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि जो बच्चा बी को डी पढ़ता है, क्या जब आप उससे बी लिखने को कहेंगे वो डी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा भी गलत, जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत फिर। तो इसलिए पढ़ने एवं लिखने दोनों इसमें कई बार हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ राइटिंग पूछे तो डिस्ग्राफिया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहता है। ये आपके फेवरेट सवाल इस बार जो उन्होंने खूब भर भर के डाले हैं, स्टेटमेंट वाले और ये वाले। ये है आपका, प्रभु पेट पे बाण मारिए, ऐसे नहीं मरेंगे, ये सीधा आंसर कर देंगे सॉल्व। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन बनेगा तो मुश्किल हो जाएगा और इसमें चक्कर आएंगे कई लोगों को। तो ये बाण वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना है, इसको देखते ही पेपर में हंसी आ जानी चाहिए। बताइएगा, मैंने तो देख कर ही लिख लिए नोट सारे, 30 मिनट लगा था लिखने में, बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हुए हैं, अगर आप लिखेंगे तो जल्दी लिख लेंगे। नोट्स तो डाल चुकी हूँ भाई मैं टेलीग्राम पे, जाके करो डाउनलोड फटाफट, शेयर कर दो। ये आपके कैसे दोस्त हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर नहीं किया, फ्री नोट्स भी शेयर नहीं करते आपसे हैं। इन दोस्तों को पकड़ के अलग से
साइड में ले जाके बात करो इनसे। निशा दीदी क्या कर रही हैं? निशा दीदी आज बिल्कुल गुमसुम बैठी हैं, इनकी तबीयत खराब है कई दिनों से, और ये मुझे भी कोल्ड करने ही वाली है, कुछ ही क्षण की देरी है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है ये साइकोलॉजिकल हो। नाम ले लिया ज्योति रानी। देखिएगा सी ऑप्शन 51% लोग। देखिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स अबाउट बच्चों के बारे में कौन सी बात सही है, चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, यानी बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, यानी वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। हाँ ठीक है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, हाँ सक्रिय हैं। चिल्ड्रन थिंक लाइक अडल्ट्स ओनली लेसर देन देम, यानी बच्चे वयस्कों की तरह ही सोचते हैं, बस उनसे थोड़ा कम सोचते हैं। प्याजे कह रहे हैं भैया वो भी उतना ही सोच रहे हैं जितना बड़े सोच रहे हैं, बस क्वालिटी में डिफरेंस है, उनका टाइप अलग है सोचने का। और ये कह रहे हैं नहीं उनसे कम सोचते हैं और अडल्ट्स की तरह ही सोचते हैं। तरह नहीं सोचते हैं बट हाँ कम भी नहीं सोचते हैं उनसे, तो ये बात गलत हो गई। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दुनिया की समझ बनाते हैं। बात एकदम सुंदर सरल सस्ती टिकाऊ बात है, बस एक ही बात गलत है जो है सी ऑप्शन। तो जहां पे भी सी ऑप्शन है उसको हटा देंगे, यहाँ पे सी है ये तो गलत ही हो गया है ना, यहाँ पे भी सी है ये गलत ही हो गया। अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से हमें कुछ गलत नहीं लग रहा, तो हम फर्स्ट और सेकंड की बजाय हम सी ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन बी से सी है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, और 8 सवाल हैं फिर आप सो जाएंगे अपने घर जाके, जो लोग नहीं है अपने घर में बाहर छत पे बैठे हुए हैं, मम्मी ने मारपीट के बाहर बिठा दिया है। बताओ एक बार, अगर हम बात करें, देखिएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स, यानी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है जब हम गलतियों का विश्लेषण करते हैं, बच्चों की जो त्रुटियां हैं हम उनको विश्लेषण कर रहे हैं कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो गलतियों से एक वर्ड साथ में लिख लीजिएगा, जहां एरर वर्ड लिखा हुआ हो, जहां एरर वर्ड लिखा हुआ हो, यानी बच्चों की गलतियां मतलब एरर यानी त्रुटियां क्या बताती हैं, बच्चों की थिंकिंग के बारे में बताती हैं, उनकी सोच, वो सोचते कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसे वर्क करती है, इसके बारे में बच्चों की गलतियां बताती हैं। ठीक, ये बिल्कुल बिठा लीजिए, ईटी बना लीजिए दिमाग में। ईटी क्या होता है? ईटी है एरर से पता लगता है थिंकिंग का। ठीक, निमोनिक बन गया। चलिए देखिए, अगर हम बात करें टू रैंक स्टूडेंट्स, गलतियों से रैंक के बारे में सेग्रीगेट करने के लिए, नहीं बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के टीचर हैं आप अगर आप बच्चों की गलतियों से उनको जज कर रहे हैं तो। टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, यही बात हमने अभी की थी कि गलतियों से पता लगता है कि बच्चा सोचता कैसे है, बच्चे की चिंतन में खिड़की का काम करती है गलतियां। आप बच्चे के आंसर को देख के अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा बच्चे ने किस तरह से सोचा है, उसकी क्या सोच है इस टॉपिक को लेकर के। आपने जैसे पढ़ाया लेकिन वो कैसे सोचता है, यानी कहीं ना कहीं या तो फंडामेंटल कोई गड़बड़ हुई है या उसकी सोच इस चीज को लेकर अलग हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ काम करने की जरूरत है। टू रेप्रीमेंड स्टूडेंट्स, फटकार लगाना उद्देश्य नहीं है और आपका अधिकार भी नहीं है बच्चों को। टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, अभी कंपैरिजन के लिए तो काम हो नहीं रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, एक और बाण वाला क्वेश्चन है, पेट आगे कर दीजिए। देखेंगे लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, बताइए। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है लर्निंग हर चीज से प्रभावित होती है, सिवाय एक चीज है, वो है बच्चे का आर्थिक स्थिति या उसकी जाति। इसको हम काउंट नहीं करते। भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चा गरीब है तो क्या लर्निंग नहीं हो सकती? हो सकती है। प्रभावित लगभग सारे कारक करते हैं बट इनको हम पॉजिटिव नहीं मानते कि इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लगभग हर कारक बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक, उसकी मन की स्थिति कैसी है, कहीं वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। सोशियो कल्चर के समाज और संस्कृति से आता है, उस तरह के एग्जाम्पल्स या उस तरह का प्रोफेशन, उसको चीजें पता होंगी उस बारे में, तो ये भी प्रभावित करेगा सीखने को। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, पॉजिटिव एनवायरमेंट है स्कूल में या नेगेटिव है, वो प्रभावित करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिवली प्रभावित करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, बट प्रभावित करेगा। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, बिल्कुल अगर टीचर का जो एटीट्यूड है वो बच्चे की क्षमताओं में विश्वास रखता है, बच्चों को आगे बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल बच्चों की लर्निंग पॉजिटिवली प्रभावित होगी, नहीं तो नेगेटिवली प्रभावित होगी, बट लर्निंग प्रभावित होगी 100%। पांचों ही फैक्टर्स, नहीं 4 ही फैक्टर्स से, है ना। सही है बात, डी ऑप्शन, मतलब चारों ही सही है, कोई भी नेगेटिव इसमें नहीं है, लर्निंग को प्रभावित करेंगे चारों के चारों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, आसान था ये, बस कहने के लिए डरावना था। Question number 24, giving students the opportunity to discuss their experiences of celebration of festivals in the classroom and building upon that information is an example of, यानी जब आप बच्चों को किस तरह के मौके दे रहे हैं कि वो त्योहार कैसे मनाते हैं उस पर चर्चा करने का मौका दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दे रहे हैं कि अच्छा बच्चों बताओ दिवाली पे तुमने क्या किया, तुम्हारे घर में क्या हुआ। बच्चा बताएगा मैं गाँव गया था, कोई और बच्चा बताएगा हमने ये किया, कोई और बच्चा बताएगा हमने ये किया, हमने कपड़े दिए किसी को ये किया, सफाई की, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। इससे क्या होगा,
बच्चे एक्टिव होंगे, और बच्चे जहां एक्टिव हैं वहां लर्निंग बढ़िया होगी, ये बात हमें पता है। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं दिनेश, इसका मतलब हमारी समझ में प्रॉब्लम है ना। ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टॉपिक कोई और चल रहा हो, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन हम रोज करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मैंने आज आपको देखा था मनीष, मैं आज घर से निकली भी हूं, शर्म आई थोड़ी कि नहीं? किसको देख लिया है? किसी को भी मेरा नाम दे दोगे आप? तो आज घर से नहीं निकली हूं, मैं वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज कर दो तो मेरे को कि मैं गलत हूं कि आप। मैं घर से नहीं निकली हूँ आज। मैं कितने बजे उठी थी? 4। उसके बाद मैंने क्लास ली, खाना खाया, भैया से बात की, फिर से क्लास ली। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। देखिएगा, मैं घर से बाहर अभी निकलूंगी, अभी निकली नहीं हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन। यानी कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना। आप बच्चे के एक्सपीरियंसेस से सिखा रहे हैं उसको, तो बताइएगा बिहेवियरिज्म नहीं। बच्चा एक्टिव बिहेवियरिज्म में, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो हो गया, दिमाग में भर दिया आपने, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेंगे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जब बच्चा ग्रुप में एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक्टिव होकर के सीख रहा है। वाइगोस्की कहेंगे इस बात को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर साथ में कर दीजिएगा। बताइएगा। खुर्शीद कह रहे हैं वो खुद नहीं निकले होंगे। हाँ, कहने में क्या जाता है, खतरनाक है। हाँ, ये वही वाले लोग हैं जो आजकल, मैम आप मैराथन कब से लेंगे? धर्मेंद्र लेंगे। कल का सेशन भी बड़ा होगा और बाकी मैराथन आपके 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे। मेरे घर के बगल से बारात गुजर रही है। प्रभात जाओ डांस कर लो, वैसे भी मन तो आपका वहीं है। देखिएगा, जवाब दीजिए, सी ऑप्शन। 94% लोग कह रहे हैं। समझते हैं, अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जब आप यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा को कैसे देखें, यानी सिर्फ लिमिट करने की बजाय टेक्स्ट बुक तक। एनईपी 2020 कहती है कि लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कैसी होनी चाहिए लर्निंग और कैसी होनी चाहिए शिक्षा, और अधिगम कैसे होने चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो रटने को बढ़ावा दे रही है? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 months, यानी हर 3 महीने में कंटेंट बढ़ा दो, बोझ से मार दो, सिलेबस इतना कर दो, बच्चा जो है उससे ज्यादा वजन होना चाहिए बस्ते का। गलत है, सी ऑप्शन है। फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यहां बच्चा एक्टिव है, ठीक है। फोकस टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, जो बच्चा प्रॉपरली एक्टिव है वो सिर्फ यहीं एक्टिव है, अदरवाइज बाकी तो फालतू बातें हैं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़े। बच्चा एक्टिव खुद से यहाँ है कि खोजबीन में और समालोचनात्मक चिंतन उसका बेहतर होगा, अपनी थिंकिंग को वो बेटर कर पाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चन हैं, फिर आप सोच सकते हैं। निमोनिक की बात हो रही है, निमोनिक डिवाइस क्या होता है? निमोनिक हम इतना यूज करते हैं, अगर ये भी आप गलत करके आए लेट्स लर्न से पढ़ के, तो फिर तो आपको जन्नत में भी जगह मुश्किल मिलेगी और स्वर्ग में भी। तो देखिएगा, आज कसम माता रानी पूरे सही हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया मनीष, बस यही देखना है मुझे आज के 25+ कितने लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन अच्छे भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनको ये कहें कि भाई आपने अगर सिलेबस किया हुआ है या नोट्स भी पढ़े हुए हैं ठीक से तो आप ना कर पाए। देखिएगा, निमोनिक की बात हो रही है। निमोनिक डिवाइस स्मृतिक विषयक युक्ति। निमोनिक होता है याद करने की एक टेक्निक। जैसे हमने पता है प्याजे की 4 स्टेजेस के लिए SPCF रखा हुआ है। आज की क्लास शुरू हुई थी एक निमोनिक से, वो क्या था? PCSE के विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये याद रखने का तरीका है, टेक्निक है, इसी को निमोनिक बोलते हैं जब आप शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग, बिल्कुल सही है, फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। अ टेक्निक फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, नहीं, ये इमोशंस के लिए तो नहीं ही है। बिहेवियरिस्टिक एक्टिविटी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यहाँ प्रोसीजर की तो बात ही नहीं हुई कि ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, जरूरी नहीं है ना। प्रोसीजर का मतलब है, मान लीजिए आप कोई कुछ ठीक कर रहे हैं, आप बाइक ठीक कर रहे हैं, खराब हो गई है, साइकिल की चेन चढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें प्रोसीजर है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, उसको उतारोगे पीछे से भी आगे से भी, और फिर उसको लगाओगे और हाथ गंदे करोगे, फिर बाद में ये हो जाएगा। तो वहां पे स्टेप्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसीजर फॉलो करना है। ये आपने अपने फंडे बनाए हुए हैं, SPCF का या PCSE का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, बट आपने बनाया हुआ है, तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है। ए ऑप्शन सही है। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसको निमोनिक
कहते हैं या स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। हिंदी में तो लिखा भी हुआ है स्मृति विषयक, मतलब स्मृति को बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा नहीं तो गलती कर दोगे। आपकी छोटी बहन है? नहीं, छोटी बहन तो नहीं है, हमारी एक ही बहन है जो कि बहुत बड़ी है बहुत मतलब 400 साल नहीं देखिएगा, सुनीता, बहुत बढ़िया सुनीता। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, डी ऑप्शन की, 70% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। समझते हैं। अनुज टीचर्स ईवीएस, अनुज एक ईवीएस के टीचर। अब देख रहे हैं आप, पेडागोजी क्वेश्चन कहीं भी जो मर्जी करे, सीडीपी में कुछ भी पूछ लेंगे, ईवीएस पेडागोजी में कुछ भी पूछ लेंगे। तो अनुज टीचर्स, इस बार तो हिंदी पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी पूछी हुई है, मुझे चक्कर आ गए थे देख के, फिर आप लोगों ने उठाया कि कोई बात नहीं अभी पेपर नहीं हुआ है, आप ऐसे चक्कर खा के मत गिरो। अनुज टीचर्स ईवीएस टू क्लास 3rd, यानी एक टीचर है अनुज जो ईवीएस पढ़ाते हैं कक्षा 3 को। एंड ऑलवेज डज ब्रेनस्टॉर्मिंग इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट्स। और जैसे ही वो कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्म कराते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से पेडागोजी में डाल दिया क्वेश्चन, और ऐसे ही होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और उनको कोई बात या कोई प्रॉब्लम दी गई है, कोई टॉपिक दिया गया है, और वो अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में ये पता है। तो आइडियाज वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया किसने था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे ही याद नहीं आ रहा अभी, क्रिएटिविटी नाम की बुक में उन्होंने, एलेक्स एफ ऑसबर्न, ऑसबर्न करके नाम था, बट सीटेट में नहीं पूछेगा। एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपनी बुक क्रिएटिविटी में। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटजी प्रमोट, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किसको प्रमोट करेगी, रट के सीखने को। ब्रेनस्टॉर्मिंग से तो बच्चे एक्टिव होंगे, इसमें रटने की तो बात ही नहीं है, जिसको जो पता होगा वो अपना आइडिया शेयर करेगा। पर्सपेक्टिव टेकिंग, दृष्टिकोण जान पाएंगे आप अलग अलग बच्चों के। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी डिफरेंट दिशाओं में सोच पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है बात कर पाएंगे, डिस्कस होगा और इंक्वायरी करेंगे। तो 2nd, 3rd, 4th यहाँ सही है, जो कि डी ऑप्शन है, और आप लोग सही दे रहे हैं 82% लोग, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इजी पाए जाते हैं, इनको देख के डरना नहीं है, डरना है तो इसे देख के डरना है, बट हम इससे क्यों डरें, हमें तो टॉपिक पता है। स्टेटमेंट क्या है और रीजन क्या है देखिएगा। फियर ऑफ फेलियर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी जो सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर के आए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। यह बात सत्य है बिल्कुल कि आप नंबर लाने के लिए बच्चे को डराइए मत, धमकाइए मत और दबाव मत पैदा कीजिए। ये बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन होता तो ऐसा ही है कई जगहों पे आज भी, या ज्यादातर। ओके, सृजता कह रहे हैं कि सीटेट के जैसा ही होगा टेट भी इस बार, 11 दिसंबर को है पेपर। तो ये जो नोट्स मिल रहे हैं आप बिल्कुल इनको फिर सृजता यूज़ कीजिए अच्छे से, और बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा। 11 दिसंबर से पहले मैं सारे मैराथन वगैरह ले चुकी होंगी और प्रैक्टिस चल रही होगी, नोट्स सारे शेयर हो चुके होंगे, तो आप उनको पढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ये बात ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं भय पैदा करना है नंबर लाने का। फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी आप चाहते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम हो जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, किसके, बच्चे के। टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चे को भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा महसूस हो। ऐसा नहीं कि पापा जो है डंडे से पीट पीट के कुछ और ही बना देंगे, मुर्गा बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और इमोशनली सेफ फील हो कि भैया मेरे जो माँ बाप हैं वो मेरे से सिर्फ नंबर के लिए प्यार नहीं करते, वैसे भी करते हैं। ठीक, तो ये बात तो सही है, इसमें क्या गलत है, दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि बिल्कुल इसीलिए हमें फियर नहीं भरना है, क्योंकि एक तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी और दूसरा बच्चे को इमोशनली सिक्योर फील करना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं वो सच में सीखे, ना कि सिर्फ रटने के लिए सीखे। तो ए ऑप्शन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, अलीजा की बात हो रही है। अलाइजा क्या कहती हैं, हुज लोकस ऑफ कंट्रोल। अलीजा एक बच्ची है जिसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है, वो इंटरनल है, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंटरनली मोटिवेटेड है, रीजन मोटिवेशन का बाहर नहीं है, अंदर है, स्वतः मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है। वुड एट्रीब्यूट हर फेलियर इन एग्जामिनेशन। मान लीजिए ये बच्चा, अब ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आप फेल नहीं हो सकते, मान लीजिए अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं और आप फेल हो जाते हैं, जो कि होता भी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फेलियर और सफलता में। तो अगर ऐसा होता है तो ये बच्ची जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल है, वो रीजन कहां ढूंढेगी अपने फेलियर का, बताइए जरा। हर लैक ऑफ एबिलिटी, यानी
उसकी क्षमता में कमी है, अपनी योग्यता में कमी में, या फिर बी ऑप्शन क्वेश्चन पेपर बीइंग डिफिकल्ट, परीक्षा में प्रश्न जो है वो कठिनाई वाला आया था, बहुत मुश्किल आया था, बैड लक, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो गया, टीचर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हर, अरे टीचर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे प्रति बायस्ड थे, है ना, और हम तो फलाने से पढ़ लेते तो पास हो जाते, फलाने से पढ़ लिए इसलिए फेल हो गए, है ना। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि आप रीजन बाहर ढूंढेंगे जब आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड होंगे कि पेपर कहाँ है, बाहर है, बैड लक कहाँ है, बाहर है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। टीचर बीइंग बायस्ड, ये भी बाहर है, टीचर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, या किसी को भी, तो आप अपने अंदर रीजन ढूंढते हैं, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है कि उसकी ही योग्यता में कमी रही होगी। असफलता यह बताती है कि सफलता के प्रयास में भरसक प्रयास नहीं किया गया। ये वाला थॉट किसका होगा, जो इंटरनल मोटिवेशन रखता है, जो ये मानता है कि मेरे ही हाथ में है, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, मेरे फैक्टर्स में कंट्रोल करूं, तो इंटरनल मोटिवेशन बेटर होती है एक्सटर्नल से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ये कहता है अ टीचर हु वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी अब आप एक अध्यापक बन चुके हैं जब आपने देखी स्थिति कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, और आपने क्या किया, अलीजा से प्रभावित होकर के, कि आप चाहते हैं कि बच्चे भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, सेल्फ स्टार्ट पे रहे, ना कि बाहर से कोई उनको लालच दे तब जाके वो पढ़ाई करें। तो बताइए जरा इसका रीजन क्या होगा। 28 या 29 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पूजा, बहुत ही बढ़िया, मैराथन देखा है सिर्फ अभी, अरे वाह, हाँ पुराने वाला सेशन है मैराथन, और शायद टीचिंग एग्जाम्स में आज तक का सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी जहाँ पे भी पढ़ाई होती होगी, लगभग 80-90 लाख लोग उसको देख चुके हैं, 8 मिलियन प्लस। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रखने की बच्चों को, तो एनकरेज कंपटीशन, कंपटीशन से एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है, कंपैरिजन से एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है, कि आप खुद को कंपेयर करने में लगे पड़े हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करने में लगे पड़े हुए हैं, तो ये एक्सटर्नल कंपटीशन है, आपके काम करने का रीजन बाहर है। इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप काम करेंगे, तो ये भी इंटरनल मोटिवेशन नहीं बनेगा। इंटरनल मोटिवेशन पैदा करने के लिए रीजन बाहर नहीं होगा, ये याद रखेंगे। ऑफर मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड, यानी भौतिक पुरस्कार, आईफोन देंगे इसलिए पढ़ाई करो, ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ट्राई टू एनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक, ये बात, अब इस डी ऑप्शन में आपको एक भी रीजन ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर है, कि बाहर से डर, बाहर से पुरस्कार यानी रिवॉर्ड या कोई कंपटीशन, बाहर नहीं है, इसका रीजन अंदर है। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करना और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना, है ना। आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी की बात सुनते हैं अच्छी, कुछ सोचते हैं अच्छा, आपको मजा आ जाएगा, अगर आपने कभी किया होगा तो। मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ या कई बार कुछ और इस तरह की चर्चाएं होती, मुझे कुछ मिल नहीं रहा उससे, बट बहुत कुछ मिल रहा है जो अंदर है ना, उसका रीजन बाहर नहीं है। तो क्या हुआ ये डी ऑप्शन, यानी लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना पसंद है, रीजन बाहर नहीं है। अगर ऐसी एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, अदरवाइज तो वो रेट रेस में भागते रहेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप कर देंगे, और इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे,